Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So students, today we'll discuss about Bloody Sunday and 1905 Revolution. Bloody Sunday is an important topic. इससे एक direct question आपका आता है जैसे write a note on the Bloody Sunday incident or which incident came to be known as Bloody Sunday, what were its consequences. तो ये important topic है जिसको हम इस separate video lecture में discuss कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स 1905 जो रेवोल्यूशन था उससे पहले का बैकग्राउंड मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 1905 से पहले का टाइम था वो सही नहीं था, ट्रबलेंट टाइम था, कुछ भी चीज़ें सही तरह से नहीं हो रही थी. कैसे सही तरह से नहीं हो रही थी? क्योंकि लोग जो थे वो अपने राजा से बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसके ऑटोक्रेटिक रूल से परेशान थे. और राजा कौन था? राजा आप मुझे बताएंगे राजा कौन था इन माई कमेंट सेक्शन. वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं थी. इकोनॉमिक कंडीशंस मींस जैसे जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, 15 to 16 आवर्स लोगों को काम करना पड़ता था और उसके अकॉर्डिंग जो रियल वेजेस थी वो बहुत कम थी. रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20% वो कम थी. तो इसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी. अब उसके साथ साथ क्या ये दिक्कतें तो थी, साथ के साथ एक और प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई. आयरन जो वर्क था, आयरन जो इंडस्ट्री थी, वहाँ से 4 वर्कर्स को डिसमिस कर दिया. तो लोग और ज़्यादा गुस्से में आ गए कि हमारे वर्कर्स को यहाँ से डिसमिस कर दिया गया. क्योंकि उस टाइम पर जो वर्कर्स की एसोसिएशंस थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी और लोग जो थे वर्कर एसोसिएशन के इन्फ्लुएंस में थे, क्योंकि वो जो वर्कर एसोसिएशन थी वो लोगों के भले के लिए काम कर रही थी. तो उस टाइम पे वर्कर एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी और फिर लोगों ने इसके कारण क्या कर दी, स्ट्राइक भी कर दी थी. स्ट्राइक करने के बाद जो सीरीज़ चली, जितने मतलब इंसिडेंट्स हुए स्ट्राइक के बाद के, वो सारे किस में इन्वॉल्व हो गए? ब्लडी संडे में. तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर ब्लडी संडे के बारे में. ड्यूरिंग द ट्रिबलेंट टाइम व्हेन द चेंज वाज डिमांडेड. अब ट्रिबलेंट टाइम था जिसमें कुछ भी सही नहीं हो रहा था, तो लोगों ने चेंज की डिमांड की कि अब हम चेंज चाहते हैं, हम राजा के अंडर वर्क नहीं कर सकते, राजा के ऑटोक्रेटिक रूल के अंडर वर्क नहीं कर सकते, हमारे को हमारी इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार चाहिए, हमें अच्छी वेजेस चाहिए और जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं वो 16 आवर्स से मिनिमम 8 आवर्स तक आप कीजिए. तो क्या होता है, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वहाँ पर अब क्या होता है, लोग प्रोसेशन निकालते हैं. और किसके अंडरशिप में निकालते हैं? फादर गैपून. फादर गैपून की लीडरशिप में एक प्रोसेशन निकलता है और वो कहाँ जाते हैं? विंटर पैलेस में. अब विंटर पैलेस क्या है? राजा का महल, जहाँ पर राजा रहता था. अब फादर गैपोन ने प्रोसेशन का मतलब क्या होता है? जुलूस. जैसे आप रैलीज वगैरह होती है ना, तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए रैलीज निकालते हैं, इन द सेम वे. अब उसको लीड कौन करा था? उनको लीड करे थे फादर गैपोन. उन्होंने एक प्रोसेशन निकाला और वो पहुंच गए विंटर पैलेस जहाँ पर राजा रहता था. क्योंकि क्यों पहुंचे राजा के पास? क्योंकि वो अपनी डिमांड बनवाने के लिए पहुंचे थे वहाँ पर कि हमारी वेजेस को बढ़ाइए और हमारे वर्किंग आवर्स को कम कीजिए. अपनी डिमांड को लेके गए थे. अब डिमांड को लेके गए राजा के पास. अब क्या लगता था कि राजा उनकी बात इतनी इजीली मान लेगा? जो ऑटोक्रेटिक था, जिसकी अपनी पावर थी अपनी, क्या वो इतनी आसानी से डिमांड्स को पूरा कर देगा? नहीं करेगा. प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कोसैक्स. अब उस प्रोसेशन पर जुलूस पर किसने अटैक कर दिया? पुलिस ने किया और कोसैक. पुलिस तो अटैक कर दिया उसके ऊपर, और कसैक क्या होता है? जो सीक्रेटली जो पुलिस होती है उसको कोसैक बोलते हैं. अब उन्होंने क्या किया? उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, लोगों के ऊपर. लोग थे निहत्थे, लोग कोई हथियार नहीं लेके आए थे अपने साथ और उनकी बात बिना सुने बिना जाने जो राजा था उसने क्या किया? उनके ऊपर अटैक करवा दिया. अब देखो, लोग पहले से ही इतना ज़्यादा क्रिटिकल टाइम फेस कर रहे थे, वो पहले से ही राजा के अगेंस्ट थे. उसके बाद राजा ने उनकी बात तो मानी नहीं, बात ना मानने की बजाय और उन पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया. अब अटैक के कारण क्या हुआ? 100 वर्कर्स वर किल्ड. 100 वर्कर्स मर गए और 300 वाउंडेड. 300 लोग क्या हो गए? जख्मी हो गए. तो जब ये चीज़ हुई, अब आप कहेंगे इतना सब कुछ हुआ तो इस चीज़ को ब्लडी संडे क्यों बोला गया? क्योंकि ब्लडी संडे क्यों बोला गया? देखिए आप, ऑल दिस हैपेंड ऑन द 22 जैन 1905. जो ये वाला इंसिडेंट जो हुआ था वो 22 जनवरी को 1905 को हुआ था. और उस दिन क्या वार था? उस दिन संडे था. मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ था ये संडे को हुआ था. ठीक है, तो इसलिए इस होल इंसिडेंट को क्या बोला गया है? ब्लडी संडे.
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ब्लडी संडे क्या है. ब्लडी संडे मीन्स जो पहले से टाइम चल रहा था, लोग उससे भी खुश नहीं थे, चेंज की डिमांड कर रहे थे. चेंज की डिमांड के बाद वो प्रोसेशन निकालते हैं और वो राजा उनकी बात बिना जाने बिना सुने उनके ऊपर अटैक करवा देता है और बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं और जख्मी भी हो जाते हैं. और ये इंसिडेंट कब होता है? संडे को होता है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? ब्लडी संडे. अब देखिए, इस इंसिडेंट से लोग इतना ज़्यादा गुस्सा में हो गए थे कि उनकी बात भी नहीं मानी और ऊपर से हमारे लोगों को मारा और उनको घायल किया. तो क्या होता है? ब्लडी संडे स्टार्टेड द सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स. अब क्या होता है? ब्लडी संडे की वजह से इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं, सीरीज शुरू होती है इवेंट्स की. क्या इवेंट्स? मतलब अब देखो, पहले तो सिर्फ वर्कर्स गुस्से में थे, वर्कर्स की वजह से सारा ये इंसिडेंट हुआ. वर्कर्स जो थे वो राजा के रूल से खुश नहीं थे. अब इसके साथ साथ और लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए. तो जो इवेंट्स इसमें हुए हैं रेवोल्यूशन में, ब्लडी संडे से लेकर आगे जो इवेंट्स होंगे 1905 ईयर तक, तो उसको हमने क्या बोला, नाम क्या दिया? 1905 रेवोल्यूशन. इस जो इवेंट्स की सीरीज को, क्योंकि ये जो सीरीज चलेगी इसी को ही स्पेशली क्या नाम दिया गया? 1905 रेवोल्यूशन. ठीक है. अब क्या हुआ? मैंने आपको बोला अभी कि वर्कर्स के साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए जो राजा को हटाने के पक्ष में थे, राजा के रूल को ख़त्म करने के पक्ष में थे. तो स्ट्राइक टुक ओवर ऑल ओवर द कंट्री. स्ट्राइक जो थी पूरी कंट्री में स्टार्ट हो गई. यूनिवर्सिटीज़ वर क्लोज डाउन. यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी. अब टीचर्स ने, बच्चों ने जाना बंद कर दिया कि हम राजा के अगेंस्ट हैं, अब हम यूनिवर्सिटी और यहाँ पर नहीं जाएंगे. और लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़. सिविल लिबर्टीज़ मतलब इस राजा के रूल के अंडर अगर हम काम करते हैं तो हमारे जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, वो भी हमें नहीं मिल रहे. और लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स ऑल स्टार्टेड डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन. अब सब लोगों ने मिलकर, चाहे वो लॉयर्स थे, चाहे वो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे और मिडिल क्लास वर्कर्स थे, सबने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करना शुरू कर दिया. अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, कि उसके बाद क्या होता है. अब देखिए, ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन चला, ब्लडी संडे हुआ और एक इवेंट्स की सीरीज स्टार्ट हो गई थी कि स्ट्राइक्स हर जगह पे चल रही थी. लोगों ने चाहे वो यूनिवर्सिटी के थे, चाहे डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, सब ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करना शुरू कर दिया, पार्लियामेंट की डिमांड करना शुरू कर दिया. तो राजा के ऊपर, तसार निकोलस के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बन चुका था कि उसे लग रहा था कि अब बिना पार्लियामेंट के काम नहीं चल सकता. तो उसने एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट की रजामंदी दे दी कि हाँ, आप अलाउ है आपको, आप एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाओ. ऐसी पार्लियामेंट बनेगी जिसका नाम जो था, उसका नाम रखा था ड्यूमा. पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा. तो एक ऐसी पार्लियामेंट बनाई जो कोई भी काम करेगी राजा को बताएगी और राजा कोई भी एक्शन लेगा तो वो पार्लियामेंट को बताएगा. मतलब बिना दोनों की कंसल्टेशन के लिए कोई भी काम नहीं चलेगा. अब राजा ने इसकी रजामंदी दे दी. अब ये ऐसी बॉडी थी, इट वाज अ कंसल्टेटिव बॉडी विद खासी लेजिस्लेटिव फंक्शंस. मतलब ऐसी बॉडी थी जो कंसल्टेशन पे वर्क करती थी और क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब लॉ बना सकती थी. पर लॉ जो बनाएगी वो किससे कंसल्ट करेगी? वो जो लॉ बनाएगी वो राजा से कंसल्ट करके बनाएगी. तो ये लॉ बनाने के लिए भी इस बॉडी का, इस जो ऑर्गेनाइजेशन का मेजर रोल था. तो ये कौन सी डूमा होगी? फर्स्ट डूमा होगी जो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनी. अब क्या हुआ? सार डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज. अब जो राजा था उसने फर्स्ट डूमा को 75 डेज के अंदर ही डिसमिस कर दिया. क्योंकि अब आप देखेंगे सोचेंगे क्यों डिसमिस कर दिया? क्योंकि वो जो थी वो कंसल्टेटिव डूमा थी. वो राजा पे चेक लगाती थी कि राजा क्या कर रहा है. राजा कोई भी काम करेगा तो वो उस पार्लियामेंट को बताएगा कि मैंने क्या काम किया है, किस मतलब कौन सी पॉलिसीज़ के लिए उसने वर्क किया है. तो वो कंसल्टेटिव थी. तो राजा को कहीं ना कहीं लगता था कि मेरी पावर के ऊपर चेक आ गया, ये मेरी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. तो इसलिए 75 डेज के अंदर वो डूमा को क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया. उसके बाद कौन सी डूमा इलेक्ट हुई? सेकेंड डूमा इलेक्ट हुई. अब जो सेकेंड डूमा थी, आफ्टर सम टाइम सेकेंड डूमा वॉज ऑल्सो डिजॉल्व. अब सेकेंड डूमा भी डिजॉल्व कर दी. क्यों डिजॉल्व कर दी? क्योंकि मतलब बुक में मेंशन नहीं है, पर हुआ यह था कि सेकेंड डूमा राजा की पावर को कम करना चाहती थी और राजा की फैमिली पे कंट्रोल जमाना चाहती थी. तो राजा को खतरा पैदा हो गया कि कहीं ना ये हमारा नामो निशान ना हटा दे और हमें पावर से ना निकाल दे. तो इसलिए उसने सेकेंड डूमा को भी क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया. अब फर्स्ट डूमा भी 75 डेज के बाद डिसमिस हो गई और कुछ टाइम बाद सेकेंड डूमा बनी, वो भी डिसमिस हो गई. अब उसके बाद सेकेंड के बाद कौन सी आएगी? यस, थर्ड डूमा फॉर्म्ड. थर्ड डूमा बनी. अब जो थर्ड डूमा थी वो राजा ने बनाया उसको. अब थर्ड डूमा के अंदर कौन कौन से लोग थे? द थर्ड डूमा वॉज
पैक्ड विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस एंड लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनर्स वर केप्ट आउट। अब जो सेकेंड ड्यूमा जो थी वो किसके अंडर थी? कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस के अंडर थी। अब कंजर्वेटिव, हम मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, कंजर्वेटिव वो लोग होते थे जो चेंज आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो चेंज नहीं चाहते थे। और राजा को भी यही चाहिए था कि जो ऐसे लोग मेरी पार्लियामेंट में आए जो चेंज एक्सेप्ट ना करें, मतलब सारी पावर मेरे हाथ में ही रहे। तो जब चेंज एक्सेप्ट नहीं होगा तो वो राजा के फेवर में काम करेंगे। तो उसने अपनी पार्लियामेंट में जो मेंबर्स रखे, इलेक्टेड पार्लियामेंट ही थी ये भी, पर उसने जो मेंबर्स सिलेक्ट किए वो सारे के सारे कौन से थे? कंजर्वेटिव मेंबर्स थे। एंड लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज, लिबरल मतलब जो ओपन माइंडेड लोग थे जो चेंज चाहते थे उनको, और रेवोल्यूशनरीज, उन दोनों को क्या किया? कैप्ट आउट, मतलब उसको अपनी पार्लियामेंट में लिया ही नहीं। अब देखिए जो काम चल रहा था वो राजा के अकॉर्डिंग चल रहा था, पार्लियामेंट भी उसकी हो गई, सारा कुछ, अब उसकी पावर जो थी वो बढ़ गई। अब उसकी पावर बढ़ने के बाद अब राजा क्या होगा? थर्ड डूमा को चलने देगा या नहीं चलने देगा? चलने देगा, क्योंकि वो जो सारे मेंबर्स जो थे वो उसके फेवर में काम कर रहे थे, तो इसलिए वो थर्ड डूमा को डिसमिस नहीं करेगा। तो ये थर्ड डूमा जो थी इसने अपना पूरा टाइम कंप्लीट किया 5 ईयर्स का, उससे पहले इसको नहीं डिसमिस किया गया। तो फर्स्ट डूमा के बारे में पता चल गया आपको, सेकंड की और थर्ड की, जिसने ज़्यादा टाइम तक वर्क किया। अब देखिए ड्यूरिंग रेवोल्यूशन लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड। अब रेवोल्यूशन हुआ, अब आप कहेंगे इतनी सारी ट्रेड यूनियंस थी, वो कहाँ गई? ट्रेड यूनियंस भी तो थी, वर्कर एसोसिएशंस जो बनी थी वो कहाँ गई? वो भी रेवोल्यूशन के दौरान 1905 तक वो बनी रही, उनका मेजर रोल भी था, उन्होंने स्ट्राइक्स में भी पार्टिसिपेट किया था। बट आफ्टर 1905, क्योंकि राजा का इन्फ्लुएंस बन गया था 1905 में, तो मोस्ट कमेटीज एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली, उन्होंने अनऑफिशियली वर्क किया, अनऑफिशियली उनको काम करना पड़ा, क्योंकि राजा ने उन सबको क्या कर दिया था? इलीगल डिक्लेयर कर दिया था कि इनकी ये लीगल वे में काम नहीं करेंगी। पहले वो इलीगल वे में काम कर रही थी, फिर उन्होंने लीगल में काम करना शुरू किया, अब राजा ने दोबारा उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अब आप देखिए राजा ने कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया, किस सिस्टेमेटिक वे से उसने कंट्रोल किया, कि लोगों ने स्ट्राइक की, लोगों ने राजा की पावर को कम करना शुरू करने की कोशिश की। उनको ये लगता था कि एक ऐसी पार्लियामेंट बने जो हमारे फेवर में काम करे, इलेक्टेड पार्लियामेंट होनी चाहिए। तो राजा ने इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाई, पर उसको 75 डेज के बाद डिसमिस कर दिया कि लोग 75 डेज तक थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, उनको लगेगा इलेक्टेड पार्लियामेंट चल रही है तो ये हमारे फेवर में काम करेगी। पर उन्हें नहीं पता था कि राजा ड्यूमा बनाएगा, उसको डिसमिस करेगा, फिर बनाएगा, डिसमिस करेगा, और लास्ट में वो ड्यूमा बन जाएगी जो राजा की फेवर में ही काम करेगी। तो उसने सिस्टेमेटिक वे से जो उसकी पावर कम हो रही थी उसको दोबारा से क्या कर लिया? अपने फेवर में कर लिया। तो ये राजा की जो पावर थी ये 1905 तक, 5 से लेकर 1914 तक राजा के हाथ में सारी पावर रही। जो जैसा चल रहा था वो वैसा चलता रहा, चाहे वो अच्छा था या नहीं था, पर कंट्रोल जो त्सार निकोलस है उसके हाथ में ही रहा 1914 तक। अब 1914 के बाद क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ, यूरोपियन अलायंसेस के बीच में जो हुआ था, उसके बाद चेंजेस आने शुरू हुए। उसके बाद जो रेवोल्यूशन है उसने एक नया नया दौर पकड़ा, या एक नई आइडियोलॉजी वहाँ पर लेके गए वो, कि हमने रेवोल्यूशन के थ्रू क्या हासिल करना है। तो 14 तक जैसा था वो चलता रहा। अब हम पढ़ेंगे 14 फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन रेवोल्यूशन, जिसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे।